हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में और उस परिकल्पना के सत्यापन के लिए जर्मर डेविडसन एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा एक एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखा है जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किया है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और विवर्तन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना बेसिकली क्या कहती है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से एक तरंग संबंधित होती है, यानी जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी के साथ तो क्या होता है, वो तरंग की तरफ बिहेव करता है, उसमें तरंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ये केवल हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी। बाद में जो साइंटिस्ट हुए जर्मर और डेविडसन, उन्होंने इस परिकल्पना को सत्य साबित किया और सर्वप्रथम उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित होने का सत्यापन किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि वास्तव में कण से तरंग संबंधित होती है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है तरंग, इसकी पुष्टि करेंगे। तो उससे पहले हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है तो देखिए, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन किस लिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। इस इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट लगा है टंगस्टन का। फिलामेंट किस प्रकार से, देखिए पुराने बल्ब जो आते थे हमारे घरों में, आज वाले एलईडी नहीं, पुराने जो बल्ब होते थे जो येलो कलर की रोशनी देते थे, उसमें ना फिलामेंट लगा होता था टंगस्टन का। तो वही फिलामेंट है यहाँ पे, ये टंगस्टन का। इस टंगस्टन के फिलामेंट में जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। पुराना जो बल्ब है उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इसे हमने तापीय उत्सर्जन कहा है, थर्मियोनिक एमिशन, जो मैंने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब बताया था। तो इस फिलामेंट के टंगस्टन के फिलामेंट में जब अपन उच्च धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और थर्मियोनिक एमिशन के कारण इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को दो डायफ्राम लगे होते हैं, उन डायफ्राम्स में से गुजारा जाता है जिन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यानी ज़्यादा विभव से पॉजिटिव विभव पे रखा जाता है। तो ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और हमें उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की एक बीम प्राप्त होती है। बीम मतलब पुंज प्राप्त होता है, एक बहुत ही नैरो यानी कि पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को हम निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल पर आपतित होने के बाद इसका स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, मतलब हर संभव दिशा में ये फैल जाता है और उन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि प्रकीर्णित पुंज को हम एक आयनन कोस्ट में से गुजारते हैं। आयनन कोस्ट एक ऐसा चेंबर होता है जिसमें कोई गैस भरी होती है, ठीक है, उदासीन गैस होती है, कोई भी गैस हो सकती है। इन उदासीन गैस पर जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज इन गैस के पार्टिकल्स से जब टकराते हैं तो क्या करते हैं, उनको आयनित कर देते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आयन उत्पन्न होंगे भाई, जब इलेक्ट्रॉन पुंज इन गैस के पार्टिकल से टकराएगा तो इस गैस में आयन बनते हैं और जब ये आयन बनेंगे तो इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि आयन या फिर आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है और उस धारा को हम किससे मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं जो इससे जुड़ा होता है, ठीक है। इस आयनन कोस्ट को हम एक वृत्ताकार पैमाने पर रखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि भाई आयनन कोस्ट और इस बीम के बीच के एंगल को चेंज कर सकते हैं। आयनन कोस्ट को यहाँ रखे, इस प्रकार से इस वृत्ताकार पैमाने पर हम इसकी पोजीशन को चेंज करके अलग अलग एंगल पर हम इस इलेक्ट्रोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब समझिए, हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वास्तव में केवल पार्टिकल ही होता तो क्या होना चाहिए था, तो उसका प्रकीर्णन होना चाहिए था, क्योंकि प्रकीर्णन पार्टिकल का होता है। मैं बता चुका हूँ प्रकीर्णन का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल से टकराता तो उसका प्रकीर्णन होना चाहिए था। प्रकीर्णन मतलब वो हर संभव दिशा में फैल सकता था और उसके कारण क्या होना चाहिए था, उसके कारण ये होना चाहिए था कि इस आयनन कोस्ट को हम किसी भी जगह पे अगर रख देते हैं तो चूंकि हर संभव दिशा में समान रूप से प्रकीर्णन होता है, तो अगर आयनन कोस्ट को मैं यहाँ पे रखता, यहाँ पे रखता, यहाँ पे रखता, किसी भी जगह पे रखता, उस स्थिति में इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम की जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए थी और जिसके कारण इसमें आयनन की मात्रा भी समान होने के कारण समान मात्रा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए थी इसकी प्रत्येक पोजीशन के लिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। एक्सपेरिमेंट जब जर्मर और डेविडसन ने किए तो अलग अलग एंगल पर जब इस आयनन कोस्ट को रखा जाता है, उस स्थिति में इसमें
आयनन की मात्रा भी अलग अलग होती है, जिससे इलेक्ट्रोमीटर में धारा भी क्या प्रवाहित होती है, अलग अलग होती है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप एक बार वापस आराम से देख लीजिए कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है। चलिए, आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जर्मर और डेविडसन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एंगल के लिए दोहराया, तो उन्होंने ये देखा कि जब इस डायफ्राम पर 54 वोल्ट अप्लाई करता है, कितना वोल्ट अप्लाई करता है, 54 वोल्ट, यानी कि 54 वोल्ट, और इस थीटा का मान जब 50 डिग्री होता है, उस स्थिति में आयनन कोष्ठ में आयनन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या कि आयनन कोष्ठ में आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की मात्रा उस समय सबसे ज़्यादा होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोमीटर में धारा भी क्या प्रवाहित होती है, सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने जब अलग अलग विभव और अलग अलग एंगल पर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तो उन्होंने पाया कि 54 वोल्ट पे और 50 डिग्री के एंगल पर इस आयनन कोष्ठ में आयनन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिससे इलेक्ट्रोमीटर में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है। तो इनके ग्राफ को अगर अपन देखें, तो कुछ ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ गाइस। ये मान लेते हैं पुंज की दिशा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये थीटा को व्यक्त करता है। मान लेते ये 45 वोल्ट पे है, ये 24 वोल्ट का रिजल्ट है, और ये 62 वोल्ट का रिजल्ट है हैप्पीजली, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने कुछ ही ग्राफ बनाए हैं। तो हमने ये देखा कि भाई जब 54 वोल्ट और एंगल का मान 50 डिग्री होता है, उस स्थिति में ग्राफ की तीव्रता सबसे ज़्यादा आती है, मतलब इलेक्ट्रोमीटर में उस समय धारा का मान सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है। ऐसा होने से एक बात ये पता चलती है, मैंने बताया कि अगर प्रकीर्णन होता, तो प्रकीर्णन के केस में हर एंगल पर हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर में समान तीव्रता आनी चाहिए थी, क्योंकि प्रकीर्णन हर संभव दिशा में होता है, समान रूप से होता है। इसका ये मतलब है, क्योंकि अलग अलग एंगल पर हमारे पास तीव्रता का अलग अलग मान आता है, इसका ये मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन नहीं होकर यहाँ उनका विवर्तन होता है, ठीक है। तो जर्मर डेविडसन ने विवर्तन का यूज करके जब इन्होंने रिजल्ट निकाला और फिर उस रिजल्ट को डी ब्रॉगली परिकल्पना से कंपेयर किया, तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी आई। सिमिलैरिटी किस प्रकार से आई उसको अपन समझ लेते हैं। तो मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। मैं इस डायग्राम को कर देता हूँ रफ। चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि निकल क्रिस्टल पर इनका विवर्तन किस प्रकार से हुआ। ये मान लेते हैं निकल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनके अणुओं के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, और वो फिक्स होती है 2.15 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है इस प्रकार से, और फिर इसका विवर्तन हो जाता है। मैं इससे पहले हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक में इस विवर्तन को डिस्कस कर चुका हूँ, और साथ ही ब्रेक के विवर्तन नियम को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला है मेरे पास एंगल थीटा, ये वाला भी मेरे पास एंगल थीटा। जिस एंगल पे वो आते हैं उसी एंगल पे उसका विवर्तन होता है। ये ब्रेक का विवर्तन का नियम है। तो यहाँ अगर अपन पथांतर निकालें, तो पथांतर निकालने के लिए हम इससे इसमें क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं इससे इस पर एक लंब डाल देता हूँ। इस प्रकार से डायग्राम को अपन थोड़ा व्यवस्थित बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। इंटरस्पेसिंग जो है वो है d, और इसका मान फिक्स होता है निकल क्रिस्टल के लिए 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
ये किरण 1 2 1 डैश और 2 डैश, ठीक है। यहाँ पर जितना एंगल बनाते हुए वो आती है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का मान भी सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पथांतर अगर हम यहाँ पे निकालें तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, इससे इस पे एक लंब डाल देते हैं, मैं इससे इस पे एक लंब डाल देता हूँ इस प्रकार से, ये वाला मेरे पास आ गया लंब, ठीक है। तो इस वाली किरण ने, ये वाली जो किरण है, इसने इस वाली किरण से कितना पथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, ये वाला पथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ इसका पथांतर, जो कि किसके बराबर आएगा, डेल्टा के बराबर आएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसका पथांतर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का निकल क्रिस्टल पर विवर्तन हुआ हो, तो विवर्तन के केस में ब्रैग का विवर्तन का नियम क्या कहता है, ब्रैग का विवर्तन का नियम कहता है बाय ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, बाय ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, कि पथांतर का मान जो है, डेल्टा का मान, वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। बता चुका हूँ मैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पथांतर डेल्टा का मान एन लैम्डा के बराबर रहना चाहिए, यानी यहाँ पर अगर एन का मान अपन 1 मान ले तो डेल्टा का मान लैम्डा के बराबर होना चाहिए, यानी कि या तो 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा सो। यहाँ पर इस डेल्टा का मान अगर अपन निकाले तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन डी कहते हैं, ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज में ये है मेरे पास थीटा, थीटा के सामने भुजा होती है लंब, तो यहाँ अपन साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब की जगह मेरे पास थीटा के सामने वाली भुजा क्या दे रखी है, डेल्टा, यह आ जाएगा डेल्टा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जो क्या है, डी। तो यहाँ से मेरे पास इस डेल्टा का मान मैं निकालूं तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा, मतलब पथांतर डेल्टा का मान डी साइन थीटा के बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर डेल्टा की जगह आ जाएगा डी साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर डी की जगह तो मेरे पास कितना है 2.15 इंटू 10 की घात -10, और साइन थीटा का मान मेरे पास कितना दे रखा है। तो हमने क्या देखा कि किस एंगल पर सबसे ज्यादा मेरे पास तीव्रता आती है, 50 डिग्री पर, तो थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, 50 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आता है, लैम्डा बराबर आता है 2.15 इंटू 10 की घात -10, साइन 50 का मान होता है 0.76। इसको जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है, ठीक है गाइस। ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये मान किस से संबंधित है, अगर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ होगा तो उस इलेक्ट्रॉन से जो तरंग संबंधित होगी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान एक्सपेरिमेंटल क्या आना चाहिए, 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आना चाहिए। ये जर्मर डेविडसन ने बताया कि अगर प्रकीर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकीर्णन होता तो हर एंगल पर मेरे पास ये तीव्रता समान आनी चाहिए थी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पर तीव्रता सबसे ज्यादा आती है, मतलब विवर्तन यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं हुआ है, तो उन्होंने माना कि क्या पता शायद इनका विवर्तन हुआ हो, तो उन्होंने विवर्तन का यहाँ पे नियम अप्लाई करके देखा, और विवर्तन के नियम से अगर इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित होती तो उसकी तरंग दैर्ध्य का मान क्या आना चाहिए था, 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आना चाहिए। ये इनके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है, डी ब्रोगली परिकल्पना ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान कितना आना चाहिए, वो अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो होता है 12.27 बट्टा √v एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये डी ब्रोगली परिकल्पना कहती है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग हम अगर इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाले तो वो आएगी 12.27 इंटू 10 की घात 12.27 एंगस्ट्रॉम और अपॉन √v। यहाँ v जो है वो विभव होता है, किस विभव पे सबसे ज्यादा तीव्रता आ रही है, 54 वोल्ट पे, तो यहाँ इसकी जगह अपन कितना रख देते हैं 54। तो यहाँ पर इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर, जबकि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान क्या आना चाहिए, 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये दोनों मान जो है वो लगभग बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का वास्तव में विवर्तन हुआ है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि विवर्तन तरंग से संबंधित होता है। अगर कहीं पे विवर्तन होता है मतलब वहाँ तरंग एग्जिस्ट करती है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि चूंकि ये दोनों मान एक दूसरे के लगभग बराबर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विवर्तन हुआ है।
और अगर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ है तो चूंकि विवर्तन केवल तरंगों में संभव है, विवर्तन तरंगों का गुण है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की तरह बिहेव कर रहा है और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से भी तरंग संबंधित होती है और यही डी ब्रोगली ने परिकल्पना में बताया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित होती है क्योंकि उसका विवर्तन हो रहा है और इससे हमें डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन पता चलता है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से एक तरंग संबंधित होती है, यानी जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस मूविंग पार्टिकल से एक तरंग रिलेटेड होती है, मतलब वो तरंग की तरफ बिहेव करता है, वो तरंगों की तरफ व्यवहार करने लगता है और इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है तो वो भी तरंग की तरह बिहेव करने लगता है और उसका प्रकीर्णन न होकर उसका विवर्तन हो जाता है और उस विवर्तन से अपन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब निकालते हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है, जबकि डी ब्रोगली ने जब परिकल्पना के अनुसार उसकी तरंग दैर्ध्य निकालते हैं तो वो 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है। दोनों मान लगभग एक दूसरे के बराबर हैं और इससे डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन होता है। ठीक है गाइस, इस चैप्टर में हमने अभी तक ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिया है। ये इसका लास्ट टॉपिक था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मर डेविडसन एक्सपेरिमेंट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें एक और टॉपिक रह जाता है लास्ट, जो कि है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।